जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंपॉर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चन सीरीज पर। आप सभी का यहां पर संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहां पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि पॉलिटी से रिलेटेड है और एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो यहां पर हमने टॉप 200 क्वेश्चंस पिक किए हैं, तो आप पूरे सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, शुरू से लेकर आखिरी तक। हर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा, अपने कॉपी पे लिखिएगा और इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स मैं समझाऊंगा उसे सुनते जाइएगा। हम इसे एमसीक्यू फॉर्मेट में करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न आप सभी के पास ये रहा, निम्नलिखित में किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई है कलकत्ता में, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहला एक्ट था जो ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल लगाने के लिए लाया गया था। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहले जो चीफ जस्टिस थे, इनका नाम था सर एलिजा इम्पे। क्या नाम था इनका? सर एलिजा इम्पे नाम था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? बाय विच एक्ट डिड द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड द ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेडिंग मोनोपोली विद इंडिया एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विद चाइना? तो देखिए यहां पर 1813 में जो चार्टर अधिनियम पेश हुआ था और इस अधिनियम के तहत चीन के साथ केवल चाय का व्यापार कर सकती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, बाकी सारे अधिकार उनसे छीन लिए गए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है? और 1833 में तो सारे अधिकार छीन लिए। नेक्स्ट है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? विच एक्ट मेड इट पॉसिबल फॉर इंडिया टू टेक सम पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री? तो भारतीयों को पहली बार मौका किस एक्ट के तहत दिया गया? तो इस एक्ट का नाम है चार्टर एक्ट 1833। कौन सा एक्ट था? चार्टर एक्ट 1833। तो चार्टर एक्ट 1833 में बहुत सारे चेंज लाए गए, बहुत सारे बदलाव लाए गए, और जो भारतीय जनता है, भारतीय नागरिक है, उन्हें क्या था कि उनको क्या किया गया? पद दिया गया और उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए ताकि वो यहां पर इंडिया में सर्विसेज दे सके अपने। नेक्स्ट है, इनमें से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधानसभा को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? Under which of the following acts the Legislative Council of India got the power to debate the budget? तो बजट पर डिबेट करने का अधिकार पहली बार भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में मिला है। 1892 में पहली बार ये मिला। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस पे बजट पर बहस कर सकते थे, लेकिन वोटिंग का अधिकार इस अधिनियम में नहीं मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय, जिसे हम बोलते हैं फेडरल कोर्ट, तो फेडरल कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि भारत की जो संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई है वो 1935 के अधिनियम के तहत हुई है, और 1 अक्टूबर 1937 को भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। और इस समय पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरियस ग्वेवर। क्या नाम था? सर मॉरियस ग्वेवर। नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? अंडर विच एक्ट वॉज डुअल रूल एस्टेब्लिश एट द सेंटर? आप डार्की भी कहते हैं इसको। तो डार्की जो था, डुअल रूल जो था, द्वैध शासन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1935 में द्वैध शासन स्थापित किया गया था, और प्रांत में 1919 में। निम्नलिखित में किस एक अधिनियम ने भारत में कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था दी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गेव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो देखिए यहां पर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका राइट आंसर है 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, ये बेस बना हमारे आने वाले संविधान का। हमारे संविधान का 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किया गया है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंपॉर्टेंट? तो अगर आपने पिछला प्रश्न अच्छे से सुना है
तो इस प्रश्न को आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। अच्छा, इसी में सारी प्रोसेस मैं बता रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। इट वॉज प्रपोज्ड बाय एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए यहां पर देखिए संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसकी मदद से किया गया था? तो यहां पर है क्रिप्स मिशन के द्वारा। पहले क्रिप्स मिशन आई थी 1942 में, बाद में फिर उन्होंने कहा कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, तो हम उसके बाद आपके लिए कैबिनेट मिशन भेजेंगे और मिशंस में हम बताएंगे किस प्रकार से आपका संविधान बनना है। तो क्रिप्स मिशन के प्रपोजल में आया था कि हम भारत के संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है, चलिए। भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? Who among the following was the first to propose the idea of Constituent Assembly to draft a constitution for India? तो देखिए ये थी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी पहली ऐसी पार्टी थी जिसने मांग की थी कि सबसे पहले इन्होंने मांग की थी कि हमारा क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। ठीक है, और व्यक्तिगत रूप से पहले व्यक्ति थे एम.एन. रॉय, जिन्होंने 1934 में मांग की थी 1934 में। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? हाउ वर मेंबर्स इलेक्टेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किस प्रकार से मेंबर्स का चुनाव हुआ था? तो यहां पर देखें, प्रांतीय सभाओं के द्वारा, सीधे जनता के द्वारा, तो यह बात गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भी गलत है। तो प्रांतीय सभाओं के द्वारा, बाय प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा यहां पर चुनाव हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द इलेक्टेड परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, माफ कीजिएगा, हम यहां पे स्थायी अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। 11 दिसंबर 1946 को इन्होंने अध्यक्षता ग्रहण की थी। स्थायी सदस्यता की यानी स्थायी अध्यक्ष बने गए थे। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो देखिए जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब संविधान सभा का गठन हो गया था, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद भी हमारी संविधान सभा चलती रही, क्योंकि उनका काम था कि संविधान बनाना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये थे स्वतंत्र भारत के भी संविधान सभा के अध्यक्ष। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे देते जाइए, बहुत अच्छे से पढ़ना है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? जो सबसे पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली बैठक हुई थी। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। द प्रपोजल टू गिव अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वॉज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी हम भारत को एक संविधान दे रहे हैं, वो कौन सी डेट है? वो संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 22 जनवरी 1947 को हमने उद्देश्य प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया और उसके बाद से अपने संविधान को पूरी तरीके से बनाने का फुल फ्लेज प्रयास किया। ठीक है, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को संविधान देने के लिए उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर लिया गया, जिसे 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था। भारत के हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? Who proposed the preamble of constitution before the constituent assembly? तो देखिए प्रियम्बल, वही मैं कह रहा था, पिछला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। तो प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? हाउ मेनी सेशंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखिए इसमें टोटल कितने सेशन हुए हैं? 11। याद रखना है
टोटल 11 ऐसे हमने सेशन लिए, 11 ऐसे सत्र लिए, तब जाकर के दुनिया का सबसे लंबा संविधान 80,000 पन्नों का संविधान तैयार हुआ। तो ये 11 सत्र हमने लिए हैं, जिसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा है, और इस 11 अधिवेशन की जो अवधि थी वो 165 दिन थी। ठीक है, चलिए, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, वही क्वेश्चन पूछा था, रिलेटेड है, जल्दी से बताएं। हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, भारत के संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, बहुत लंबा समय लगा। 9 दिसंबर, देखिए 9 दिसंबर से लेकर के 1946 से लेकर के 26 नवंबर 1949, हमने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाए अपने संविधान को बनाने में। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? When did the Indian Constitution came into force? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान को हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया, और हर साल हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे, आपसे पूछा जा रहा है कि who was the constitutional advisor at the time of framing of Indian Constitution? तो जब संविधान बनाया जा रहा था तब भारत के संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। क्या नाम इनका? बी.एन. राव नाम है। तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय बी.एन. राव का पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। ये थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। भारतीय संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय। तो सबसे पहले जो संविधान का प्रारूप तैयार किया था बी.एन. राव ने तैयार किया था। ये शायद बात आपको पता है, नहीं पता? पता है, अच्छी बात है। नहीं पता तो आप नोट कर लीजिए, जान लीजिए। जो सबसे पहला प्रारूप तैयार किया था तो बी.एन. राव ने तैयार किया था। संविधान का पहला ड्राफ्ट उन्होंने बनाया था, और उन्होंने बोला था कि इसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां होंगी। ये उनका ड्राफ्ट था। ठीक है, चलिए, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फुली प्रिपेयर्ड। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा संविधान पूरी तरीके से तैयार हो गया, और वो तैयार हुआ है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरी तरीके से तैयार हो गया। क्लियर है? संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? द डिसीजन टू इंप्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन जनवरी 26 वॉज टेकन बिकॉज। हमारा संविधान तो 26 नवंबर को बन के तैयार हो गया था 1949 को। तो आखिर क्या कारण था कि हमने 26 जनवरी 1950 को हमने डिसीजन लिया कि हम अपने संविधान को इस दिन पूरी तरीके से लागू करेंगे? तो उसके पीछे रीजन है, पहला, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, तो दोस्तों एक ऐतिहासिक पल, पहले ही हमने घोषित किया था कि हम पूर्ण स्वराज हैं, तो वापस से उसे रिपीट करने के लिए कि हम उसे याद करेंगे, हर साल हम 26 जनवरी को ही मनाएंगे, क्योंकि हमने पूर्ण स्वराज अपने आप को 26 जनवरी को ही घोषित किया था। इस वजह से हमने डिसीजन लिया कि हम हर साल 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे मनाएंगे, और इसी वजह से 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान को अपनाया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने अडॉप्ट किया था? तो इसे अडॉप्ट किया गया था बाय द इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। सॉरी, इंडियन पार्लियामेंट तो उस समय थी नहीं, संवैधानिक सभा, बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारतीय संविधान सभा को संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म और मृत्यु पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है बहुत। आप कह सकते हैं भारत के जो मनु कहे जाते हैं, संविधान के आर्किटेक्ट कहे जाते हैं, तो इनका ये भी डेट पूछा जा सकता है, व्हेन वाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोर्न एंड डाइड। तो आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर आपको देखना है, वो डेट आपको याद रखनी है। ये है 1877, 1961, ये इनके डेट ऑफ बर्थ आपको याद रखनी है। सॉरी, मैंने 1891 होगा ये, हाँ 1891, 1956,
ये आप बी ऑप्शन याद रखिएगा। 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु हुई दिल्ली में और 1891 महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 14 अप्रैल को हर साल हम इनकी जयंती मनाते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? Who among the following suggested that Indian National Congress should be dissolved as a political party after independence? यानी भारत को स्वतंत्रता मिल जाए उसके बाद इसको भंग कर देना चाहिए। स्टेटमेंट किसका था? तो ये स्टेटमेंट था महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जैसे स्वतंत्रता मिले उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। यह सुझाव दिया था महात्मा गांधी जी ने। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? हाउ मेनी वीमेन मेंबर्स वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो देखिए टोटल यहां पर आपको याद रखना है 15 महिलाएं थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 महिलाएं थी भारतीय संविधान सभा में, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? हाउ मेनी अदर मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेडेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो देखिए इसका उत्तर होगा 6। टोटल 7 थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मिला के। पर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इनके अलावा, तो इनके अलावा 6 व्यक्ति थे, ठीक है। और इसमें थे कौन कौन? एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, बीएल मित्र और डीपी खेतान, ठीक है। ये 6 सदस्य आपको पता है। अब इसमें से क्या होता है कि बीएल मित्र के स्थान पर एन माधव राव आ जाएंगे और डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी आ जाएंगे। डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है 1948 में और ये इस समिति में शामिल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? Who was the chairman of drafting committee of Indian Constituent Assembly? तो देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी को प्रारूप समिति बोला जाता है, पांडुलिखन समिति बोला जाता है, मसौदा समिति बोला जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। संविधान सभा के द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? Who was the chairman of advisory committee for the fundamental right and minorities set up by Constituent Assembly? तो मौलिक अधिकारों के लिए सरदार पटेल जी, भारत के जो बिस्मार्क कहे जाते हैं, भारत के जो आयरन मैन कहे जाते हैं, तो सरदार पटेल जी को एक काम दिया गया था कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड प्रोविजंस को रिसर्च करें। और फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। हमारा संविधान पूरी दुनिया के संविधान का एक निचोड़ है। अलग अलग हमारे जो विशेषज्ञ थे वो गए और वहां से इंपॉर्टेंट चीजों को लाया, फिर जाकर के हमारा संविधान तैयार हुआ है। दोस्तों यहां पर सलाहकार समिति की एक उप समितियां भी थी और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति जो मेन समिति को मदद कर रहे थे वो थे एचसी मुखर्जी। याद रहेगा। चले नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था? Who was the chairman of Provincial Constitution Committee of the Constituent Assembly? तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? वो है सरदार पटेल। देखिए आप सभी को पता है कि हमारा जो देश था उसमें राजाओं का भी शासन था और साथ में ब्रिटिश ने जहां पर कब्जा किया था तो ब्रिटिशर्स का शासन था। अब उन सबको एक साथ लाना अपने आप में एक चुनौती थी। बहुत सारे राजा नहीं चाहते थे कि वो भारत में शामिल हो, वो इंडिपेंडेंट राजा की तरह, इंडिपेंडेंट किंग की तरह रहना चाहते थे। तो सरदार पटेल जी ने सबको मनाया, तो इन्होंने भारत को जोड़ने का काम किया है। तो ये प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष थे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो when did the Constituent Assembly constitute the drafting committee under the chairmanship of डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डेट पूछा जा सकता है। यह है 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था, ठीक है। जिसके बाद से इनका मेन काम था मसौदा समिति का, जो भी सब कोई ला रहे हैं उसको लिखने का,
फाइनल कंक्लूजन बनाने का काम प्रारूप समिति का था, ठीक है, रूप देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघात्मक व्यवस्था इनमें से किस देश से रिलेटेड है? द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? अगर भारत की फेडरल सिस्टम देखा जाए जहां पे शक्तियों का विभाजन है केंद्र और राज्य के बीच में, तो ये मैच करता है कनाडा देश से। कनाडा देश से ये मैच करता है, आपको याद रखना है। तो भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा देश से मैच करती है। क्लियर है? चलो, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जिसे हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, इसकी संकल्पना देश के किस संविधान से ली गई है? द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो देखिए, जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया गया है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। कहां से? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है जुडिशियल रिव्यू। दोस्तों, हमारे संविधान की आर्टिकल 13 में, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 13 में, अनुच्छेद 13 में बताया गया है, अगर कोई ऐसा कानून जो हमारे संविधान के खिलाफ है, जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, वो उल्लंघन कर रहा है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड कर सकती है, उसे जीरो कर सकती है। ये पावर दी गई है। हमारी जो न्यायपालिका व्यवस्था है वो स्वतंत्र है, इंटीग्रेटेड है, और इस सारी व्यवस्था हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ली है। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें सबसे कौन सर्वोच्च होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुप्रीम इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन होता है? तो सबसे ऊपर कौन होता है, याद रखना, यह होता है कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में कोई भी कानून, कोई भी लॉ, सब कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? विच कंट्री हैज द कॉन्क्रीट लिस्ट इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो देखिए, हमने जो समवर्ती सूची ली है वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। किस देश से ली है? हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। अब सवाल ये उठता है, समवर्ती सूची क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? तो कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट कहलाती है जिसमें कोई भी देश क्या करता है, कॉन्करेंट लिस्ट में एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। हमारे 7वें शेड्यूल में 7वें सूची में ऐसी 3 सूचियां हैं। पहला यूनियन लिस्ट है, दूसरा स्टेट लिस्ट है और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट है। तो यूनियन लिस्ट के तहत केवल केंद्र सरकार उस सब्जेक्ट में लॉ बना सकती है, और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों इसमें नियम बना सकते हैं। ऐसे सब्जेक्ट्स को हम समवर्ती सूची में रखते हैं। क्लियर है? चलें, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? फ्रॉम विच कंट्री डिड द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन? तो लिखित संविधान का सबसे पहले शुरुआत कहां से हुआ है? अमेरिका से हुआ है। कहां से हुआ दोस्तों? अमेरिका से सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई। हमारा भारत का संविधान भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन मौखिक है, वहां पे कोई लिखित संविधान नहीं है। हमारा लिखित संविधान है, उसी के हिसाब से हमारा देश चल रहा है। और अमेरिका का संविधान बहुत ही छोटा लिखित संविधान है, इसमें आपको 7 आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो देखें आप कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ग्राम पंचायतों का गठन 40, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो देखिए, ये गलत है, ये सही नहीं है। देखो, पृथक्करण हो रहा है, 50-50 हो रहा है ना। तो न्यायपालिका कार्यपालिका की दोनों जो है सेपरेट है। सेपरेट कब होता है? 50-50 होता है जब। तो यहां पे 50 आना चाहिए। ये डीपीएसपी के प्रावधान में दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में बताया गया है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से सेपरेशन, पृथक्करण आर्टिकल 50 में है। निम्नलिखित में किसका सुमेल सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? आपको बताना इनमें से कौन सा यहां कॉम्बिनेशन सही है। आर्टिकल 17 न्याय के समक्ष समानता, 78 संसद का गठन, 192 संसद सदस्यों का वेतन एवं भत्ता, 352 डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। तो यहां पर चौथा स्टेटमेंट सही है। 352 नेशनल इमरजेंसी होता है जब देश में
दूसरा, जब हमारे देश में कोई देश आक्रमण कर दे तो उस केस में आपात स्थिति लग जाती है। तो दोस्तों कोई इंटरनल इमरजेंसी हो जाए, कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत बड़ी हो जाए तो नेशनल इमरजेंसी लग जाती है। यहां पे सारे आर्टिकल गलत है। न्याय की समक्ष समानता, ये आर्टिकल 17 है, यहां पर अस्पृश्यता का अंत है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। 78 में बताया गया है राष्ट्रपति को जानकारी के देने में, राष्ट्रपति को जानकारी जो देता है प्रधानमंत्री देता है, वो उसकी ड्यूटी है। आर्टिकल 192 में बताया गया है कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों की क्वालिफिकेशन से रिलेटेड प्रश्नों पर यहां पर निश्चय डिसीजन, तो ये 192 में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर यहां पर देखें तो ये है 312, ठीक है, 312 अखिल भारतीय सेवाओं का जो यहां पर बात कहा है प्रावधान 312 में है, 312 आर्टिकल में है। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? अंडर विच आर्टिकल इज द स्पेशल प्रोविजन मेड रिगार्डिंग फाइनेंस बिल? तो फाइनेंस बिल से रिगार्डिंग जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 117, ठीक है। आर्टिकल 117 में क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया? द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन कंसीडर्ड फ्रॉम वेयर? तो फंडामेंटल ड्यूटी यानी हमारे मौलिक कर्तव्य जो अभी निभा नहीं रहा है रूस अभी अपने मौलिक कर्तव्य निभा नहीं रहा है। आप देख रहे हैं दोनों लड़ रहे हैं, रूस और यूक्रेन। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान के भाग 4 का में है, 4A में है, और ये है 51A, इसमें आर्टिकल इंक्लूड किया गया। अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटी है जो हमें फॉलो करना चाहिए, मैंडेटरी नहीं है। 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसकी सजेशन दी थी, उसके बाद से इसे शामिल कर लिया गया। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एंश्योर्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो फंडामेंटल राइट्स को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान के भाग 3 में 12 से लेके 35 तक है। प्रेजेंट में 6 फंडामेंटल राइट है, अमेरिका में उसे बिल्स ऑफ राइट्स कहा जाता है। भारतीय संविधान की इनमें से दी गई अनुसूचियां में कौन सी राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का आपको ब्यौरा देती है? Which one of the following schedules of the Indian Constitution gives a list of names of state and their territory? तो राज्यों का नाम और संघ शासित प्रदेशों का नाम हमको पहली अनुसूची में सबसे पहले आपसे कौन पूछता है? सबसे पहले कोई आपसे आपका नाम पूछता है, तो सबसे पहले क्या होगा? राज्यों का नाम होगा, दूसरे में वेतन होगा, तीसरे में आपका शपथ होगा, ठीक है, चौथे में राज्यसभा की सीटों का आवंटन होगा, 5वें में है जो MATM है, मतलब कि जो राज्य हैं उनके लिए विशेष उपबंध है अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए। आगे बढ़े तो यहां पर आप देख पा रहे हैं भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज? जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो किसका विषय है? कौन इस पे लॉ बना सकता है? तो इकोनॉमिक प्लानिंग दोनों की जिम्मेदारी है भैया, तो ये समवर्ती सूची में आता है। राज्य की भी जिम्मेदारी है और केंद्र की भी जिम्मेदारी है कि दोनों मिलकर के आर्थिक योजना यानी प्लानिंग कमीशन का जो गठन किया गया था वो इसके तहत किया गया था। अब तो प्लानिंग कमीशन नीति आयोग हो गया है। इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? ऐसा विषय जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। तो ये विषय कौन सा है? यह है आपराधिक मामले। क्रिमिनल केसेस में राज्य और यहां पर केंद्र दोनों बना सकते हैं। पुलिसिंग जो होती है स्टेट के अंदर आती है, यहां पर रेडियो एंड टेलीविजन सेंटर के अंतर्गत आता है, फॉरेन अफेयर्स विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे बढ़े, इनमें से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्करेंट लिस्ट तो आप समझ गए हैं, तो कौन सा है जिसमें केवल
जिसमें राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं। तो ये है लोक स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों इसमें कानून बना सकते हैं। देखिए पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, कैपिटेशन टैक्स, फंड्स, ये सब केंद्र के अंदर आता है। नेक्स्ट है शिक्षा, जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया। एजुकेशन विच वॉज इनिशियली द स्टेट सब्जेक्ट वॉज शिफ्टेड टू द कॉन्करेंट लिस्ट बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट। तो शिक्षा जो पहले राज्य सूची का विषय था, अब बाद में इसे अमेंड करके क्या किया गया, इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो वो कौन सा अमेंडमेंट था जिसके द्वारा इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो ये अमेंडमेंट था 24th अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट था? 24th अमेंडमेंट था जिसके द्वारा इसे शामिल किया गया। भारत के संविधान के इनमें से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ? एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब होता है दल बदल। तो दल बदल से संबंधित जो अनुसूची है वो है 10th शेड्यूल। 10वीं अनुसूची में आपको याद है जब आप 10वीं में थे तो आपको दल बदलना पड़ता था, आपको 11वीं में सब्जेक्ट चूज करना पड़ता था, तो आपके दोस्त जो थे सेपरेट हो जाते थे। तो दल बदल कानून के तहत 1985 में आपको 52वां संविधान संशोधन किया गया था और उसके बाद से अगर कोई भी व्यक्ति जो चुनाव जीत जाता है किसी पार्टी से, तो चुनाव जीतने के बाद अगर वो दल बदलता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया? तो हमने अभी किया। इनमें से कौन सा सब्जेक्ट भारतीय संविधान की संघ सूची से रिलेटेड नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट रिलेटेड टू यूनियन लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब यहां पे आपसे पूछ रहा है जिसमें केंद्र कानून नहीं बना सकता। तो केंद्र जो है एग्रीकल्चर, कृषि, इसका राइट आंसर क्या होगा? कृषि। केंद्र एग्रीकल्चर से रिलेटेड कानून नहीं बना सकता है, कृषि से रिलेटेड। ये स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। तो कृषि से जितने भी संबंधित मामले होते हैं वो सारे मामलों पर राज्य कानून बना सकता है। यहां पे डिफेंस की बात करें, रेलवे की बात करें, एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें, तो ये भारतीय संविधान के संघ सूची का सब्जेक्ट है। भारतीय संविधान की 7वीं सूची के अंतर्गत राज्य सूची में इनमें से किसका उल्लेख है? मतलब आपसे पूछा जा रहा है कौन सा विषय है जिसमें राज्य कानून बना सकता है? तो यह रेलवे पुलिस। आपने पुलिस सुना है, रेलवे पुलिस, जो रेलवे है वो आता है सेंटर में, सेंटर के हाथ में आता है रेलवे। लेकिन रेलवे पुलिस की बात करें तो वो आता है स्टेट के अंडर। क्लियर है? शिक्षा, विद्युत और वन, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। इसमें राज्य और केंद्र दोनों इस पे कानून बना सकते हैं, जबकि रेलवे पुलिस केवल स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। पंचायती राज विषय इनमें से किस सूची में सम्मिलित है? पंचायती राज सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट? तो पंचायती राज विषय किसका सब्जेक्ट है? स्टेट का सब्जेक्ट है। ये स्टेट लिस्ट के अंडर आता है। तो संविधान की 7वीं सूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि 5 एंट्री नंबर 5 में पंचायती राज सूची का विषय है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस शेड्यूल्स में उल्लिखित है? इन विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू लेवी ड्यूटीज एंड टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट? तो सरकार के द्वारा जो शुल्क और कर लगाया जाता है, तो ये 7वीं सूची में बताया गया है ना। 7वीं अनुसूची में बताया गया शक्तियों का विभाजन, जहां पर डिफरेंट टाइप्स की लिस्ट होंगी और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो होगा वो कानून बनाया जा सकता है। तो 7th शेड्यूल्स में बताया गया है। भारत के संविधान की अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध कहां पर है? तो ये है 5वीं अनुसूची, ये है 5th शेड्यूल। तो संविधान की 5वीं सूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न भारत के सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध बताया गया है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जो जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है वो 6वीं अनुसूची में 6th शेड्यूल में बताया गया है। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में किससे रिलेटेड है?
11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 11वीं अनुसूची यहां पर देखें, 11 शेड्यूल्स को देखें तो 11वीं अनुसूची को ध्यान से देखिएगा, ये कहां से रिलेटेड है, पंचायती राज से रिलेटेड है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। जो 11वीं अनुसूची थी तो इसके लिए हमने 73 अमेंडमेंट किया था 1992 में, और फिर हम 1992 में हमने इसको लाया था और 1993 में हमने इसको लागू कर दिया था। इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट है, जैसे कि फिशरीज, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, फैमिली वेलफेयर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम। तो भारत के इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसमें गलत है राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। भारत में प्रेसिडेंशियल टाइप की गवर्नमेंट नहीं है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल टाइप की गवर्नमेंट है, जिसमें जो पावर होती है वो पूरा प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। हमारे यहाँ जो संसद होता है वो कानून बनाता है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट जो है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री टाइप गवर्नमेंट है। आगे बढ़े, राज्य और केंद्र सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैव अथॉरिटी टू। तो राज्य और केंद्र सरकार को किससे अधिकार प्राप्त है, देखिए हम हो, चाहे राज्य का कोई व्यक्ति हो, चाहे आप देश का कोई बड़ा नेता कोई भी हो, दे ऑल गॉट द पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान से उन्हें अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान कैसा है, हाउ इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब आप भारतीय संविधान को देखते हैं तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। मतलब आप देखेंगे कहीं पर ये बहुत कठोर हो जाता है और कहीं पे बहुत लचीला हो जाता है। तो भारत में फेडरल टाइप का भी नेचर है, यूनिटरी टाइप का भी नेचर है। अभी मणिपुर में 355 लग गया, तो मणिपुर में 355 लग गया, वहां पे बहुत ज्यादा हिंसा हो रही थी, तो राज्यों से सारी ताकत खींचते हुए केंद्र ने ले ली 355 को लागू करके। अब वहां पर जो सेंटर है उसको संभाल रही है। जब इमरजेंसी लगता तब कठोर हो जाती है। तो हमारा अच्छा, संविधान में आप संशोधन भी कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो आर्टिकल 368 के तहत। कुछ अमेंडमेंट करना बहुत आसान है, कुछ अमेंडमेंट करने बहुत कठिन है। अगर आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शन के सिस्टम को बदलना है, प्रोसेस बदलना है, तो उसमें आपको विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए। फिर भारत के आधे राज्यों से ज्यादा जो एक राज्य है, आधे राज्य प्लस 1 राज्य से आपको उससे भी सहमति चाहिए। तो एक बहुत लंबी और कड़ी प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, समझ में आया आपको इतना सारा पॉइंट? जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते चलिए और हर एक पॉइंट को आप लिखिए। जो जो मैं बता रहा हूं अभी हमें 200 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहां पर कवर। हेलो, देखिए फ्रेंड्स, यहां पर अगर हम बात करें तो आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। 31 में 2023 के यहां पर देखिए डेली करंट अफेयर्स को भी हमने यहाँ पे कवर किया। हम लगातार डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं। यहां देखिए आप 547 डेज से लगातार आपको करंट अफेयर्स हम पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मंथली करंट अफेयर्स, ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, स्टेट करंट अफेयर्स, ऐसा कोई भी करंट अफेयर्स नहीं है जो हम कवर नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आप इन्हें भी फॉलो करें, आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। आपका जो करंट अफेयर्स का क्लास है, आपका जो जीके का क्लास है, भारत के हर एग्जाम्स के लिए जरूरी है। भारत के हर एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए बस आप इन्हें फॉलो कर लीजिए और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अच्छा, पीडीएफ कहां मिलेगी इसकी? तो इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आपको इसकी रेगुलरली पीडीएफ मिलती रहेगी। तो आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, भारत के संविधान का चौथी अनुसूची किसे विवेचित करता है? द 4th शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स। तो जो 4th शेड्यूल है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो 4th शेड्यूल है ये राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा को बताता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत संघ के नए राज्य का सृजन हुआ है, नया स्टेट बना है, तो संविधान की इनमें से अनुसूचियों को एक अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। इफ अ न्यू स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज टू बी क्रिएटेड, वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स बी अमेंडेड। तो कौन सा शेड्यूल अमेंड करना जरूरी है?
तो देखिए फ्रेंड्स, पहली अनुसूची में आपको बदलाव करना पड़ता है, वहां पर आपके राज्यों का नाम और वहां पे केंद्र शासित प्रदेश का नाम होता है। चलिए, भारतीय संविधान की 7वीं सूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन यूनियन लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि 7वीं सूची के अंतर्गत संघ सूची में कौन सा, किसका उल्लेख नहीं है? तो देखिए यहां पर बात करें तो ये गैस, जो गैस है ये संघ सूची में नहीं आता। बाकी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेंसेक्स ये तीनों केंद्र कराती है, पर गैस का मैटर जो है वो राज्यों को दिया गया है। नेक्स्ट है विवाह, विच्छेद और गोद लेना। संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। मैरिज, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एंड अडॉप्शन हैव बीन इंक्लूडेड इन द 7th लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फॉलोइंग। तो किसमें शामिल किया गया विवाह, विच्छेद और गोद लेना? तो संविधान की 7वीं सूची में है ये, तो ये किसमें है? तो देखिए ये है सूची नंबर 3, समवर्ती सूची में। इसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। आप अपना सब कमेंट बॉक्स पे जारी रखें। तो यहां पर बात करें तो एंट्री नंबर 5 में बात बताई गई है, सूची नंबर 3 में कॉन्करेंट लिस्ट में ये बताया गया है विवाह, विच्छेद और गोद लेना ये ऐसे मैटर्स हैं जिसमें नियम कौन बनाता है? केंद्र और राज्य दोनों बनाती है। नागरिकता से रिलेटेड प्रावधान संविधान के किस भाग में है? इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप देयर। तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 1 में है, पार्ट 1 में है, और आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। भाग 1 मैंने बता दिया, ये तो यूनियन टेरिटरी हो गया। ये भाग 2 में है, पार्ट 2 में है। नागरिकता से रिलेटेड प्रावधान भाग 2 में है, और ये है कहां से कहां तक? 5 से लेकर 11 तक। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? विच पार्ट एंड चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो देखिए कौन सा पार्ट है, आप अपने से कमेंट बॉक्स पे दीजिए। ये है पार्ट 11 और चैप्टर नंबर 1। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 16 रिलेटेड है। पार्ट 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो जो पार्ट 16 है वो किससे रिलेटेड है? प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, कुछ वर्गों के विशेष उपबंधों से। तो इसका राइट आंसर होगा स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लास। ये है भाग 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द है, कौन सा वर्ड है जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? Which one of the following words was not included in the preamble of Indian Constitution in 1975? Very important question। तो देखिए इसमें इंटीग्रिटी, जो अखंडता शब्द है 1975 में नहीं था। अब सवाल उठता है कि कब आया? तो 1976 में आया है। 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला है सोशलिज्म, दूसरा सेकुलरिज्म और तीसरा इंटीग्रिटी। तो समाजवाद वो होता है, ऐसे देश को हम समाजवाद, ऐसे गवर्नमेंट को हम सोशलिस्ट गवर्नमेंट कहते हैं जो हमारे नागरिकों के लिए वेलफेयर स्कीम्स बनाए, उससे हम बोलते हैं समाजवाद। पंथ निरपेक्ष किसे कहते हैं? जो किसी भी राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता, सभी धर्मों का वो बराबर सम्मान करता। तो भारत एक सेकुलर कंट्री है। अखंडता शब्द मतलब होता है इंटीग्रिटी, यानी कि जो इंटीग्रिटी है वो किसमें है? 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़ा गया, 1977 में लागू किया गया। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस हैज बीन प्रोवाइडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान में यहां पर देखिए 3 प्रकार के न्याय के बारे में बताया गया है। मैं आपको समझाता हूं वो 3 प्रकार के न्याय कौन से हैं। तो इसका आंसर होगा 3 प्रकार की जस्टिस हैं। वो 3 प्रकार के जस्टिस हैं, सोशलिस्ट जस्टिस, सोशल आधार पर, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो हमारा संविधान बोलता है कि हम 3 प्रकार को आपको न्याय प्रदान करेंगे, सोशलिस्ट, इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल। ये जो है नीति, यहां पर देखिए संविधान की प्रियम्बल में भी है और संविधान की डीपीएसपी में भी आर्थिक न्याय के बारे में बताया गया है। भारत के संविधान के उद्देश्यों में एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? What provides for economic justice as one of the objectives of Constitution of India? तो देखिए दोस्तों, आर्थिक न्याय मैंने अभी आपको बताया है। आर्थिक न्याय आपको कहां पर देखने को मिलेगा? उद्देशिका में यानी प्रियम्बल में, और राज्य की नीति निर्देशक तब डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में आपको देखने को मिलेगा। दोनों जगह आर्थिक न्याय की बात कही गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट? तो किसी भी राज्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है यहां पर संप्रभुता, जिसे हम बोलते हैं सवर्निटी। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, सर ये सवर्निटी क्या है? तो देखिए, हर एक राष्ट्र जो संप्रभु है, मतलब वो किसी का गुलाम नहीं है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, भारत किसी देश का गुलाम नहीं है। देखिए, भारत बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से जुड़ा हुआ है, इसका यह मतलब नहीं कि भारत उनका गुलाम है। अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए और आपसी सहयोग के लिए भारत जुड़ा हुआ है, लेकिन भारत जब चाहे, जिससे चाहे उससे अलग हो सकता है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ एसोसिएशन हो। तो भारत किसी से भी अलग हो सकता है। भारत अपने आप में स्वतंत्र राष्ट्र है, संप्रभु राष्ट्र है। तो किसी भी स्टेट के 4 तत्व होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, देखिए, वहां पे जनसंख्या होगी तब तो राष्ट्र बनेगा। जब पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो राज्य क्यों कहलाएगा? अब अंटार्कटिका राज्य थोड़ी कहलाएगा, वहां पे कोई जनसंख्या ही नहीं है। वहां पे कोई भूभाग होना चाहिए, वहां पे उसको चलाने के लिए सरकार होनी चाहिए और वो संप्रभु होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भारत आजादी के पहले उसके पास जनसंख्या नहीं थी, भूभाग नहीं थी, सरकार नहीं थी, लेकिन भारत संप्रभु राष्ट्र नहीं था, भारत गुलाम था, भारत सवरिन कंट्री नहीं था। तो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट किसी भी राष्ट्र के लिए होता है कि वो संप्रभु हो। आप भी संप्रभु हैं, आप भी भारत में कहीं भी जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। ठीक है, आप अपने नियम का संचालन खुद कर सकते, किसी गुलाम नहीं है आप। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? व्हाट टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम इज प्रोवाइडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमारे भारतीय संविधान में जो व्यवस्था की गई है वो है संसदात्मक, यानी हमारे यहां पार्लियामेंट्री टाइप की गवर्नमेंट है, हमारे यहां पार्लियामेंट्री टाइप की सिस्टम है। जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल है, हमारे यहां पार्लियामेंट्री है। ठीक है, पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, वो है पहला प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। और जो प्रतिनिधि होते हैं लोकसभा में, वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और फिर वहां पहुंचते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी बेस्ड है, इंडिया का डेमोक्रेसी सबसे अच्छा डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में इन पार्लियामेंट्री गवर्नेंस क्या होता है? न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो देखिए, यहां पर विधायिका का यानी लेजिस्लेचर का कंट्रोल होता है एग्जीक्यूटिव में। इसका क्या मतलब होता है कि हमारे भारत में जो भी नियम बनाई जाएगी, व्यवस्थापिका बनाएगी, उस रूल को फॉलो कराने का काम किसका होता है? जो सिविल सर्वेंट है। आप सभी जो हैं अभी तैयारी कर रहे हैं, आप सभी ऑफिसर्स बनेंगे, आप सभी एग्जीक्यूटिव्स बनेंगे, तो आप सभी कार्यकारी प्रणाली के अंतर्गत आएंगे। तो आपका काम होगा जो नियम बनाया गया है उसको लागू कराना, उसका संचालन कराना। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? इन विच कंट्री वॉज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट स्टार्टेड? तो दोस्तों कहां पर हुई है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेट ब्रिटेन, यूके में पहली संसदात्मक सरकार आरंभ की गई थी। और यूके से ही हमने सीखा है, यूके यानी ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया था, तो हमें अनुभव उसी का था। तो हमने किसका अडॉप्ट किया? हमने पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ सिस्टम गवर्नमेंट अडॉप्ट किया है, वो भी यूके से हमने अडॉप्ट किया है। चलिए, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया है? When was national flag first adopted by Constituent Assembly of India? तो सबसे पहली बार, ये क्वेश्चन है, बताएं, कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएं। 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया है। और देखिए, ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया और यहां पर तब भारत का 4था अधिवेशन चल रहा था, 4th सेशन चल रहा था। टोटल 11 सेशन हुए, आपको पता है। और राष्ट्रीय ध्वज के बीच में आपको 24 तीलियां दिखती हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है, 3:2 होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? व्हाट डज द चक्र रिप्रेजेंट्स इन द इंडियन फ्लैग? क्या आपको पता है चक्र किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का, न्याय का, समानता का, भाईचारे का। तो ये जस्टिस का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में न्याय का प्रतीक है, समझ गए आप? क्लियर है? चक्र जो है वो जस्टिस का प्रतीक है। याद रहेगा, आपको पूछा जा सकता है। इसमें 24 तीलियां होती हैं
और सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पे जो बना चक्र है ये वहां से लिया गया है और ये न्याय का प्रतीक है, ये जस्टिस का प्रतीक है। अगला प्रश्न ये रहा, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इंडिया इज ए रिपब्लिक, इसका मतलब क्या होता है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। क्या मतलब है भारत एक गणतंत्र है? तो भारत एक गणतंत्र का मतलब है देयर इज नो हेरिडिटरी रूल इन इंडिया, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। और ब्रिटेन में वंशानुगत शासन है, वहां का जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है वहां के आज भी राजा है, अभी किंग चार्ल्स 3 बने, वहां पर वापस से राजा बने, इनके पहले एलिजाबेथ थे। हमारे यहां राष्ट्र अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ये अंतर है अमेरिका और भारत में। भारत में वहां भी जो प्रेसिडेंट होता है तो वो डायरेक्ट चुना जाता है, हमारा इनडायरेक्ट चुना जाता है, और वंशानुगत वहां भी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है और भारत में भी नहीं है। तो गणतंत्र का मतलब यही होता है कि राष्ट्र का जो प्रधान है वो प्रत्यक्ष या फिर इनडायरेक्ट चुना जाना चाहिए, पर हेरिडिटरी नहीं हो सकता। भारत में राष्ट्र का प्रधान अर्थात राष्ट्रपति निर्वाचन होता है, इस प्रकार भारत एक गणतंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के इनमें से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन पार्लियामेंट हैज राइट टू क्रिएट अ न्यू स्टेट? तो नया राज्य बनाने का प्रावधान आर्टिकल नंबर 3 में दिया गया है। हमारी पार्लियामेंट को शक्ति है कि वो राज्य को 2 भागों में बांट सकती है, राज्य का नाम बदल सकती है, राज्य के विभिन्न हिस्सों को जोड़ करके एक नया राज्य बना सकती है। तो ये आर्टिकल नंबर 3 में लिखा हुआ है, द पार्लियामेंट हैज द राइट टू चेंज द नेम, अल्टर द नेम और चेंज द बाउंड्री। तो आर्टिकल ये 3 में लिखा हुआ है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नए राज्य की गठन की शक्ति किसके ऊपर है? अभी समझाया है, बनना चाहिए क्वेश्चन। द पावर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट लाइज इन, तो जो पावर है वो किसके पास है? संसद के पास है। आर्टिकल 3 में बताया गया है राज्य की गठन की शक्ति पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है। संविधान का पहला आर्टिकल वो क्या कहता है? भारत क्या है? भारत राज्यों का समूह है, भारत राज्यों का फेडरेशन है, भारत राज्यों का कन्फेडरेशन है, भारत राज्यों का यूनियन है। तो भारत जो है राज्यों का यूनियन है, हम बोलते हैं इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। भारत में कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, ना ही हमने किसी राज्य के साथ संधि की है कि चलो हमारे साथ मिलकर के आओ। वो पहले भी अभिन्न हिस्सा थे, आज भी हैं और बाद में भी रहेंगे। वहीं पे बात जब हम अमेरिका की करते हैं तो अमेरिका में दोस्तों हर एक राज्य के साथ संधि की गई है, उनको मिला करके बनाया गया है, तो वहां से वो राज्य अलग भी हो सकते हैं भविष्य में। ठीक है, तो ये बात आर्टिकल नंबर 1 में बताया गया कि भारत राज्यों का संघ है। क्लियर है? चलो, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन का कैसा बहुमत चाहिए? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। व्हाट काइंड ऑफ मेजॉरिटी इज नीडेड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू क्रिएट अ न्यू स्टेट? अगर हमें नया राज्य बनाना है दोस्तों तो हमें साधारण बहुमत चाहिए, हमें ऑर्डिनरी बहुमत चाहिए। हम मात्र साधारण बहुमत से हम नया राज्य बना सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है। चलिए, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया इज, तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन कौन करता है, किसके द्वारा होता है? प्रेसिडेंट, उपराज्यपाल, गृह मंत्री के द्वारा, प्रशासक के द्वारा। तो देखिए, संघ राज्यों का प्रशासन डायरेक्टली एडमिनिस्टर होता है बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इसको एडमिनिस्टर करते हैं, हालांकि वो अपने लिeutenant अपॉइंट करते हैं, अपने उपराज्यपाल अपॉइंट करते हैं, जिसके माध्यम से उसे चलाते हैं, बट मेन कंट्रोलिंग पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। इनमें से कौन से एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर कर एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। तो यहां पर प्रोविजन कौन सा नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा एक राज्य संघ क्षेत्र शामिल कर सकेगा। गलत बात, कोई भी भारत का राज्य उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि किसी और राज्य को शामिल कर सके, नए राज्य बना सके। ये जो पावर है पूरी तरीके से पार्लियामेंट पर, संसद के पास है। क्लियर है? समझ गए कि नहीं? चलो, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की कितनी सीटें स्थान आरक्षित हैं?
हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर यूनियन टेरिटरीज इन लोकसभा? तो लोकसभा में टोटल 20 सीटें आरक्षित हैं। कितनी सीटें आरक्षित हैं? 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आरक्षित की गई हैं। क्लियर है? लोकसभा में टोटल 550 मैक्सिमम सीट हो सकती हैं और जिसमें 530 सीटें राज्यों को दी गई हैं और 20 सीटें यूनियन टेरिटरी को दी गई हैं। 2 सीटें एंग्लो इंडियन, बट अब वो प्रावधान खत्म हो गया है, लेकिन प्रेजेंट में 545 सीटें हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने नए राज्य तथा कितने संघ शासित प्रदेश बनाए? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भारत के हर एग्जाम में। हाउ मेनी स्टेट्स एंड हाउ मेनी यूनियन स्टेट्स वर क्रिएटेड बाय स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑन नवंबर 1, 1956? तो देखिए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, उनका नाम था फजल अली। फजल अली को जब गठित किया गया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, उनके साथ 2 और व्यक्ति थे, उनका नाम था HN कुंजरू और KM पणिकर। उन लोगों ने मिलकर के डिसीजन लिया कि भारत में राज्यों को बनाया जा सकता है और 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी यहां पर बने। 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट हुए थे। इनमें से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी? इनमें से संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, गोवा नहीं है। गोवा अब राज्य है 1987 में 30 मई को। कब? 30 मई 1987 1987 को गोवा का गठन हो गया और ये 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया था। हमने पुर्तगालियों को मार मार के भगा दिया और फिर हमने गोवा को राज्य बनाया और इसे दमन एंड दीव से अलग कर दिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली क्या है, व्हाट इज दिल्ली? दिल्ली एक स्टेट है, दिल्ली एक यूटी है, दिल्ली एक ऑटोनोमस काउंसिल है, नन ऑफ दीज है। तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों, पीडीएफ के लिए आपको राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। हर एक क्लास की फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है। पीडीएफ के लिए राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। डेली रात को 8 बजे आपका टेस्ट भी होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी? बताएं उत्तर आप सभी, फिर मैं बताता हूं। तो इसका राइट आंसर होगा 69th अमेंडमेंट। तो हमें 69th अमेंडमेंट करना पड़ा, उसके बाद फिर दिल्ली को क्या दिया गया? नेशनल कैपिटल बनाया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि 69th अमेंडमेंट किस ईयर में किया गया था? 1991 में किया गया था। और इसमें 1991 में जब किया गया तो दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में रखा गया और इसके लिए विधानसभा मंत्री परिषद का भी उपबंध किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया, छत्तीसगढ़ स्टेट केम इनटू फॉर्म। तो छत्तीसगढ़ जो है दोस्तों कब आया? छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को गठित हुआ है और छत्तीसगढ़ को राजस्थान से, मध्य प्रदेश से अलग किया गया। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां स्टेट बना। 26 नंबर का स्टेट कौन सा स्टेट बना है? छत्तीसगढ़ बना है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया है? इन विच ईयर वर स्टेट्स रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेस ऑफ लिंग्विस्टिक बे? तो लिंग्विस्टिक आधार पर 1956 में, भाषा के आधार पर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। जब मैंने आपको भी बताया था, इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य का गठन हुआ। विच स्टेट वॉज फॉर्म ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस? तो पहला राज्य जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था वो था आंध्र प्रदेश। दोस्तों, हालांकि इसमें बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं इसमें बहुत बड़ा संघर्ष था। एक व्यक्ति थे पोट्टी श्री रामुल्लू, 58 डेज तक उन्होंने आमरण अनशन कर दिया। आंध्र प्रदेश राज्य के लोगों का मांग था कि तेलुगु भाषा के आधार पर हमारे राज्य का गठन कीजिए, तो राज्य मान नहीं रही थी। इसके बाद फिर उन्होंने अनशन किया, फिर उनकी डेथ हो गई और राज्य में बहुत ज्यादा हिंसा फैल गई। तो सरकार को दबाव में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य का गठन यानी राज्य का दर्जा दिया गया। हालांकि दोस्तों, भारत सरकार क्यों नहीं चाहती थी कि भाषा के आधार पर गठन हो? तो भाषा के आधार पर अगर किसी राज्य का गठन हो जाता है तो ऐसे तो भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, ऐसे तो भारत बट जाएगा। तो फजल अली कमेटी गठित की गई थी कि उससे पूछा गया था
क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है, तब उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर हम गठन नहीं करेंगे, पर हम मतलब ये नहीं कह सकते कि भाषा के आधार पर गठन किया जा सकता है, पर उस जो राज्य है वहां पर केवल एक ही भाषा के लोग रहेंगे, ये हम नहीं कर सकते। हम भाषा के आधार पर गठन करेंगे, लेकिन सभी लोगों को मौका मिलेगा वहां रहने का, सभी भाषाओं के लोगों को रहने का वहां पे मौका दिया जाएगा। भारतीय संविधान इनमें से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीजनशिप इज ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारी भारतीय जो संविधान है ये हमें क्या देती है, कौन सी सिटीजनशिप देती है? हमें एकल नागरिकता देती है। हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर जब यूनियन टेरिटरी नहीं था, जब वो स्टेट था, तब वहां पर डुअल सिटीजनशिप लागू थी। जम्मू कश्मीर के भी लोग नागरिक थे और वो भारत के भी नागरिक कहलाते थे। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो दोस्तों, आप अगर भारतीय बैंक में पैसा जमा करेंगे तो आप भारतीय नागरिक नहीं कहलाएंगे। कि अमेरिका का कोई व्यक्ति आया बोला कि हम पैसा जमा कर दिए अब तो हम भारतीय नागरिक है, बल्ले बल्ले, नहीं, आपको इसके लिए ये शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम है जिसे हम बोलते हैं इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, जो कि पार्लियामेंट ही पेश करती है, पार्लियामेंट के द्वारा लाया जाता है। तो आप इसमें 5 तरीके हैं जिससे आप भारत की सिटीजनशिप को प्राप्त कर सकते हो। बाय बर्थ, बाय ब्लड रिलेशन और इनहेरिटेंस, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो ये 5 तरीके जिससे आप नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता है? इन विच कंट्री देयर इज अ पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप। तो देखिए, डुअल सिटीजनशिप की जो पॉलिसी है वो कहां पर है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैंने आपको बताया वहां पे हर एक नागरिक राज्य का भी नागरिक होता है और अमेरिका का भी नागरिक होता है। तो दोहरी नागरिकता का जो सिद्धांत है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। चलिए, इनमें से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? हु अमंग द फॉलोइंग इज कंपीटेंट टू फिक्स द कंडीशन फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्यों की विधानसभा, सम्मिलित रूप से संसद। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन यहां पर रिस्पॉन्सिबल है जो डिसाइड करेगी कि आपको नागरिकता किस आधार पर दिया जाएगा? तो पार्लियामेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, संसद रिस्पॉन्सिबल है। संसद डिसाइड करती है कि आपको नागरिकता किस आधार पर दिया जाएगा। संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो कानून का समान संरक्षण प्रावधानित करता है? तो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोवाइड करता है। तो क्वेश्चन सरल है, पर आपको याद है, ये देखना पड़ेगा, याद है कि नहीं। तो देखिए, आर्टिकल नंबर 14 है। आर्टिकल नंबर 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बताता है। कानून के सामने सारे व्यक्ति एक समान है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस आर्टिकल के अंदर नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव द फंडामेंटल राइट्स बीन प्रोवाइडेड टू द सिटीजन? तो नागरिकों को कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल दोस्तों? 12 से लेके 35 तक। कहां से? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए गए हैं, जो कि भाग 3 में है। और हमारे यहां प्रेजेंट में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स को दिया गया है। इनमें से किसको संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? Who among the following has been given the power to enforce fundamental right by constitution? तो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने की जो शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दी गई है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों रिट जारी कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 32 में बताया गया है, भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल नंबर 32 को बोला था ये संविधान की आत्मा है। अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आर्टिकल नंबर 32 उसको बचाने का प्रयास करेगा। सर्वोच्च न्यायालय उसके लिए रिट जारी करेगी, उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेगी। उसी प्रकार से हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 के तहत क्या करेगी? फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, बचाएगी। दोस्तों, पीडीएफ के लिए आपको राजा गुप्ता टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। आपको यहां पर रेगुलरली पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स फॉर रेगुलर पीडीएफ। ओके, और आपको इसका डेली रात को 8 बजे टेस्ट भी मिलता है और आप टेस्ट भी दे सकते हैं। इस क्लास की आपका टेस्ट टेलीग्राम पर होगा और वो 6 जून को होगा। मैं बता देता हूं, 6 जून को आपका टेस्ट होने वाला है।
आप देख लीजिए, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 6 जून को आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो टेस्ट को जरूर ज्वाइन कीजिएगा रात को 9 बजे। आपका ये सारा जो आप पढ़ रहे हैं इसका भी टेस्ट होगा, स्टैटिक जीके का भी टेस्ट होगा, इसको आपको ज्वाइन करना है और रेगुलरली सुनते चलिए, पॉइंट्स को समझिए और नोट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं का द्वारा बनाए गए नियमों कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रायोरिटी टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ओवर रूल्स लॉ मेड बाय फेडरल गवर्नमेंट? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर बात करें तो आर्टिकल नंबर 13, इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल नंबर 13। जो आर्टिकल 13 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। तो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत अगर कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, जो नागरिकों के खिलाफ है, तो उसे नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। ये क्या करता है, ये स्टेट को रोकने का काम करता है कि स्टेट एकदम से निरंकुश ना हो जाए, स्टेट एकदम डिक्टेटरशिप का काम ना करने लगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है, जो है द राइट टू फ्रीडम इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय 4 आर्टिकल विच आर। तो जो 4 आर्टिकल है दोस्तों वो यहां पर देखें आप कौन कौन से हैं। ये आर्टिकल है जहां पर राइट टू फ्रीडम है, आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22, आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 इज इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वलिटी इज प्रोवाइडेड बाय 5 आर्टिकल्स। तो राइट टू इक्वलिटी कहां से कहां तक है, 16 से 20, 15 से 19, 14 से 18, 13 से 17। तो राइट टू इक्वलिटी 14 से लेके 18 तक, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है। यहां पर हम एक एक आर्टिकल को देखते हैं। अगर आर्टिकल 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है। आर्टिकल 15 की बात करें तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 15 में बात बताई गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल 16 में क्या है, तो आर्टिकल 16 में लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता है। ठीक है, आर्टिकल 17 में क्या है, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत का अंत करना। और आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत, एंड ऑफ टाइटल्स। क्लियर है। चलिए, भारतीय संविधान में जैसा निहित है इनमें से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? Which of the following is not included in fundamental right to equality as enshrined in Indian Constitution? तो दोस्तों यहां पर आप देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पे किसको सम्मिलित नहीं किया गया है, तो यहां पे इकोनॉमिक इक्वालिटी, आर्थिक समानता को सम्मिलित नहीं किया गया है। आपको राइट टू इक्वालिटी में इक्वलिटी बिफोर लॉ में देखने को मिलेगा, सोशल इक्वालिटी देखने को मिलेगी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात यहां पे नहीं की गई है। ठीक है, चलिए दोस्तों, पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल पर आपको रेगुलरली पीडीएफ मिलेगी हर क्लास की, बस आपको इसे ज्वाइन करना है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल बच्चों के शोषण से संबंधित है? विच आर्टिकल डील्स विद द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन अंडर फंडामेंटल राइट्स? तो फंडामेंटल राइट्स में अगर बात करें बच्चों का शोषण जो होता है वो कौन सा आर्टिकल है, 23 है या 24? तो आर्टिकल नंबर 24, आर्टिकल नंबर 24 कहता है जो यहां पर 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के साथ कार्य आप नहीं करा सकते हो। ठीक है, क्लियर है। एक सेकेंड, शायद वीडियो रुक रहा है, एक सेकेंड। वीडियो बार बार बफर हो रहा था, इस वजह से मैंने उसे थोड़ा वापस से सही किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संविधान के किस प्रावधान के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, यानी रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल में है? बाय विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अनटचेबिलिटी बीन एबॉलिश्ड? तो अनटचेबिलिटी को आर्टिकल 17 में, अस्पृश्यता का अंत जो है
वो आर्टिकल 17 में बताया गया है कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे कि वो वस्तु को नहीं छू सकता, वो जल को नहीं छू सकता, जमीन के किसी क्षेत्र को नहीं छू सकता। तो दोस्तों ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य आस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध डैश के संबंध में किया गया है। यानी जो अनटचेबिलिटी है वो केवल किसके लिए लागू करती है? अनुसूचित जाति के सदस्य, अनुसूचित जनजाति के सदस्य, किसी भी समुदाय के सदस्य, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये केवल अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए लागू होती है, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। दोस्तों नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम जो कि 1955 की धारा 12 है, उसके तहत न्यायालय ने बताया है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अनुसूचित जाति के मेंबर के संबंध में किया गया है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। भारत के संविधान में इनमें से कौन सा आर्टिकल प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द फ्रीडम ऑफ प्रेस? तो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करें तो आर्टिकल 19 है जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जहां पर फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात कही गई है। तो दोस्तों कहीं पे सीधे मेंशन नहीं किया गया है, यहां पे लिखा हुआ है प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, पर इसमें बताया गया है कि 19(1) क्लॉज ए जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो उसके अंदर जो फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल व्यक्ति के विदेश यात्रा अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स अ पर्सन राइट्स टू ट्रैवल अब्रॉड? अगर किसी व्यक्ति को विदेश में यात्रा करना है तो कौन सा आर्टिकल है? तो प्यारे दोस्तों यहां पर देखिए, यह है आर्टिकल नंबर 21। कौन सा आर्टिकल है? यह आर्टिकल नंबर 21 है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 21 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट कमिश्नर जो कि न्यू दिल्ली में यह केस था, और मेनका गांधी बनाम भारत संघ ये केस था, ये मामला था जिसमें यह बात कही गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा आर्टिकल व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल? तो यहां पर बात करें तो राइट टू लाइफ, ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 21 में है, राइट टू लाइफ। संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत सिखों के द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? ये कौन सा आर्टिकल है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वियरिंग कृपाण बाय सिख इज कंसीडर्ड इट इज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम? तो आर्टिकल नंबर 25 में है, जिसमें बात बताई गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को जो है उसका पालन कर सकता है, और उसमें कृपाण करना, धारण करना भी शामिल किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल 25 से रिलेटेड है? आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, तो आर्टिकल 25 जो है वो किससे डील करता है? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। तो आर्टिकल 25 जो डील करता है ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता पे, राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे ये डिपेंड करता है। इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन बी एनफोर्स अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो देखिए भारत के अगर बात करें आर्टिकल 32 की, तो इसके तहत ये जो है यहां पर फंडामेंटल राइट, जो आप कह सकते हैं संवैधानिक उपचार भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स किया जाता है जिसमें रिट जारी की जाती है। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट इज, तो हमारे संविधान में कौन है जो फंडामेंटल राइट्स को संरक्षित करने का काम करता है, वो कौन है? तो देखिए यहां पर बीच में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही, प्लीज थोड़ा आप लोग कोऑपरेट करें। हो सकता है कि
वीडियो जो है बार बार लैग कर रहा है। तो मौलिक अधिकार का संरक्षक है, द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट इज, तो मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? यह है न्यायपालिका, मतलब जुडिशरी। जुडिशरी जो है, न्यायपालिका जो है, यह मौलिक अधिकार का संरक्षण का कार्य करती है और आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचार के अधिकार यहां पर प्रदान किए गए हैं इसके तहत। ठीक है, इनमें से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स हैज बीन कॉल्ड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय भीमराव अंबेडकर? तो भीमराव अंबेडकर जी ने किसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार के अधिकार को क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था और यह आर्टिकल 32 में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हाई कोर्ट निम्नलिखित में किस रिट को जारी कर सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड बाय हाई कोर्ट फॉर पर्सनल लिबर्टी? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो रिट जारी किया जा सकता है वो रिट है, यहां पर देखिए, हैबियस कॉर्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो हाई कोर्ट के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है पर्सनल लिबर्टी के लिए जारी किया जाता है। अगर आपको पुलिस पकड़ के लेके जाती है और बहुत दिनों से उसने आपको रखा है कस्टडी में और आपके घर से कंप्लेन की जाती है, तो ये फंडामेंटल राइट है आपका कि आपको सबसे पहले कोर्ट में पेश करना जरूरी है। तो बोर्ड जो क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी, बोलेगी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कि टू प्रेजेंट द बॉडी ऑफ, आप उस व्यक्ति को सामने लाइए। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है व्यक्ति को साथ शरीर उपस्थित करना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, जिसे बुनियादी ढांचा सिद्धांत भी कहा जाता है, निम्नलिखित में किस मुकदमे में किया है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रिंसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज, केशवानंद भारती बनाम केरल राज, शंकरी प्रसाद बनाम संघ। तो इसमें कौन सा राइट आंसर है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट आंसर? तो यहां पर बात करें तो यह है केशवानंद बनाम केरल राज, 1973 का केस है। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ बात करें केरल राज के बीच में 1973 का वाद है, जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के निम्नलिखित में कौन सी रिट याचिका जारी की जा सकती है, दायर की जा सकती है? तो अभी मैंने आपको बताया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट पिटीशन कैन बी फाइल्ड फॉर द राइट टू पर्सनल लिबर्टी? तो पर्सनल लिबर्टी के लिए दोस्तों हैबियस कॉर्पस, क्या नाम है, हैबियस कॉर्पस को जारी किया जा सकता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए हैबियस कॉर्पस जारी किया जा सकता है, अभी मैंने आपको बताया है। संपत्ति का अधिकार, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार एक प्रकार से आपका अब जो है एक लीगल राइट है। संपत्ति का अधिकार आपका राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन अब इसे लीगल राइट बना दिया गया, इसे 300A में जोड़ दिया गया है। पहले राइट टू प्रॉपर्टी आपके 7वां संपत्ति का अधिकार 7वां अधिकार था, अब उसे हटाया गया है। इसके लिए संसद ने 44th अमेंडमेंट किया था 1978 में और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे पार्ट 12 के अध्याय 4 में जोड़ा और 300A में ऐड कर दिया है। नेक्स्ट है, संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया? When was fundamental right to property abolished? तो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, राइट टू प्रॉपर्टी जो एबॉलिश किया गया 1978 में, संविधान का इसमें 44th अमेंडमेंट करना पड़ा और राइट टू प्रॉपर्टी को समाप्त किया गया, जिसे बाद में लीगल राइट बनाया गया और उसे ऐड किया गया कहां पर? 300A में जोड़ दिया गया है। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया? Which one of the following fundamental right is not given to citizens in the Indian Constitution? तो कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं दिया गया? देश के किसी भाग में बसने का अधिकार, राइट टू जेंडर इक्वालिटी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। देखिए, जब संविधान बना था तब राइट टू इंफॉर्मेशन
सूचना का अधिकार आपको नहीं था। सूचना का अधिकार आपको 2005 में मिला है। 2005 में आपको राइट टू इंफॉर्मेशन मिला है। तो सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया था। सूचना का अधिकार 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया है। क्लियर है दोस्तों? पीडीएफ के लिए आपको यहां पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। ठीक है, वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करेंगे यहां पर, और यहां पर आपको रेगुलरली पीडीएफ मिलेगी। और डेली रात को 8 बजे इसका टेस्ट भी होता है। कब होता है? डेली रात को 8 बजे आपका इसका टेस्ट कंडक्ट किया जाता है।